उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। यानी जो भी आपके आसपास चीजें हैं वो किन्हीं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था। उसके बाद अलग अलग मॉडल हमने इसके लिए पढ़े कि जो छोटे से छोटे वो कण हैं जिनसे कि आपका पदार्थ मिलकर के बन रहा है, उनको एटम नाम दिया गया, परमाणु नाम दिया गया। और उस एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, यानी उस परमाणु के अंदर और भी छोटे छोटे कण हैं। और उनमें से हमने 3 कणों को मुख्य माना था जो कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं एटम की। ओके, जो कि क्या क्या थे आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 थे। इन तीनों को हमने क्या कहा कि इन पे चार्जेस होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज आता है, वहीं प्रोटॉन आपका कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब बात आती है न्यूट्रॉन की, जिसका कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा है? न्यूट्रल है। और चूंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था, एक सब एटॉमिक पार्टिकल, इसी वजह से इसको नाम भी न्यूट्रॉन दिया गया। तो इन तीनों की बात कर रहे थे। और क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो फिक्स हो गया था एटम में जो स्थान था कि वो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, नाभिक में सेंटर पॉइंट होगा जो एटम का, और उस नाभिक में पूरे एटम का ज्यादातर द्रव्यमान स्थित होगा। मतलब कि ज्यादातर एटम का द्रव्यमान कहाँ है? नाभिक में है। और नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी पूरे एटम का जो ज्यादातर द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करेगा? ज्यादातर बोले यानी मोस्टली, और आप कह सकते हैं कि सारा द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। बात किसकी कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन की कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जिसको टॉमसन ने क्या कहा था कि वो पॉजिटिव पार्ट के ऊपर बिखरा हुआ है। जिस प्रकार तरबूज में लाल खाने वाले भाग के ऊपर काले बीज बिखरे रहते हैं, उस प्रकार रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ऑर्बिट होगी, कक्षा होगी कोई न्यूक्लियस के चारों ओर, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ओके, बाद में कौन आया? बोहर आए। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ एक कोई कक्षा नहीं है, यहाँ अलग अलग एनर्जी लेवल है, यानी ऊर्जा के स्तर है, और इन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद जब आपने आगे क्लासेस पढ़ी या आगे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, तो वहां से क्या वर्ड आया? ऑर्बिटल वर्ड आया। कि यानी यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिट नहीं है या एनर्जी स्टेट नहीं है, ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। शेल है, उसके अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर आपके ऑर्बिटल पाए जाएंगे। और लास्टली वो इलेक्ट्रॉन रहता किस में है? ऑर्बिटल में रहता है, जो कि हमने पढ़ा। 4 प्रकार की सब शेल आपने देखी थी। एक शेल क्या थी? जो KLMN, ये सारी क्या थी? शेल थी आपकी। इस शेल के अंदर क्या आ रहा था? सब शेल आ रहा था, जो कि क्या था? SPDF, ये हो सकता था। इन SPDF सब शेल के अंदर आपका ऑर्बिटल पाया जा रहा था, जहां पर आपने क्या कहा कि S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल हो, जहां की P जो सब शेल है आपकी, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगी, और वहीं पर जो D सब शेल है आपकी, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल पाई जाएंगी, और लास्टली जो F सब शेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स पाई जाएंगी। वहीं पर साथ ही हमने क्या बोला कि चूंकि एक ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर कोई स्थान ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे? तो एटम के अंदर ऐसे प्रोबेबल प्लेसेस होते हैं, स्थान होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। और उन पॉइंट्स को क्या कहा गया? नोडल पॉइंट्स कहा गया। इनके लिए 2 तरह के टर्म यूज किए गए, एक रेडियल नोड था और दूसरा एंगुलर नोड था। रेडियल नोड जो था, जो कि डिस्टेंस बता रहा था न्यूक्लियस से, और वहीं पर एंगुलर नोड क्या बता रहा था? डायरेक्शन बता रहा था। जब बात करते हैं नोडल प्लेन की, तो उन प्लेन्स के बीच में जहां पर ऑर्बिटल होंगी, वहां पर एक ऐसा प्लेन बीच में पाया जाएगा जिसमें की प्रोबेबिलिटी रीजन क्या होगा? 0 होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उस प्लेन में क्या होगी? 0 होगी।
तो हमने किस तरह की एस पी डी एफ 4 सबशेल की बात की, और उन एस पी डी एफ सबशेल के अंदर आपके ऑर्बिटल पाए जाएंगे। उन ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा कि एस का शेप स्फेरिकल हो गया, पी का शेप आपका कैसा हो गया, डम्बल हो गया, वहीं पर डी का शेप कैसा हो गया, डबल डम्बल हो गया। एफ की बात करेंगे तो उसका डिफ्यूज शेप आपने देखा। तो ये चारों के बारे में आपने वहां पर पढ़ लिया था लास्ट सेशन में। अभी इसी नोडल पॉइंट की बात करते हैं और नोड्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एस के लिए जैसे आपने 1s 2s का देख लिया था कि उनके रेडियल नोड्स कितने आ रहे थे और एंगुलर नोड कितने आ रहे थे। ओके, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है आपका L, उसकी वैल्यू L की वैल्यू कितनी हो सकती है या N की वैल्यू कितनी हो सकती है आपके 1s 2s 3s 4s। ओके, जब आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू 0 फॉर S, L इज इक्वल टू 1 फॉर P, L इज इक्वल टू 2 फॉर D और L इज इक्वल टू 3 फॉर M। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये हो गई। और जब आप N की वैल्यू की बात करते हैं, N यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो तो चेंज होता रहता है जैसे जैसे एनर्जी लेवल आपके चेंज होंगे। L आपका लगभग फिक्स रहता है सभी के लिए, सिर्फ इसके ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी अगर आप बात S की करेंगे तो S के लिए तो 0 ही रहेगा। L की बात P की बात करेंगे तो P के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1 लिखा है, दैट मीन्स कि आपका जो ML की वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, यानी -1 टू +1, यानी 3 वैल्यू बनेगी। 3 आपकी ऑर्बिटल आती है ना P में, तो 3 वैल्यू होंगी चुंबकीय क्वांटम संख्या की, जो कि क्या होगी, +1 0 -1। वहीं पर D की बात करेंगे तो D के लिए 2 वैल्यू है अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो वहां पर M के लिए क्या हो जाता है, -2 टू +2। तो -2 से +2 तक कितनी 5 ऑर्बिटल बनती है। -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 +2, तो 5 ऑर्बिटल बनती है। तो D की 5 ऑर्बिटल आती है। ओके, वहीं पर F की बात करें तो F के लिए 3 है, और ML की बात करें, चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें, तो वो कितना हो जाता है, -3 से लेकर +3 तक हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल कितनी हो गई, 7। तो F की ऑर्बिटल हो गई 7। ओके, इतना आप लोगों ने समझ लिया था। अब यहीं से S के बारे में आपने देख लिया था, रेडियल नोड एंगुलर नोड। P की बात करते हैं। P की पहली ऑर्बिट कहाँ मिलती है आपको, सेकंड शेल में मिलती है। सेकंड शेल यानी K के बाद आपका L आता है, जहां पर N इज इक्वल टू 2 होता है। तो पहली ऑर्बिट मिलती है 2p में। पहला ऑर्बिटल क्या हो गया P का, 2p हो गया। इस 2p के लिए हमको क्या क्या चाहिए, N की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू, क्योंकि रेडियल नोड क्या होगा, N -L -1 होता है। और वहीं एंगुलर नोड की बात करें, दैट इज इक्वल टू L, यानी जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है उतने ही इसमें क्या पाए जाएंगे, एंगुलर नोड्स पाए जाएंगे। ओके, तो P क्या है हमारा, 2p वाली ऑर्बिटल हमने ली है, 2p सब शेल ली है, इसके अंदर 2p की 3 ऑर्बिटल आएंगी, जो कि क्या क्या होंगी आपकी, 2px होगी, 2py होगी और 2p क्या होगी, z। ये 3 ऑर्बिटल आएंगी। ठीक है, अब इस 2p के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। समझ रहे हैं ना, n की वैल्यू 2 क्यों आ रही है, यहाँ पर 2 लिखा है और ये 2 क्या बता रहा है, ये शेल बता रहा है, दूसरे नंबर की शेल, यानी ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर पहली शेल जिसके लिए k और n की वैल्यू क्या हो गई, 1, ये आपने बोहर के उसमें भी देखा था, और दूसरी शेल जिसके लिए n इज इक्वल टू 2, यानी n, k l m n ऐसे आपकी शेल्स आती है ना, तो उनके लिए आपकी n की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे n की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर तीसरी जो शेल आएगी उसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, चौथी शेल आएगी उसके लिए 4 हो जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी वाली शेल में आपकी क्या मिलती है, ये p वाली सब शेल मिलती है, और इसी की p की ऑर्बिटल्स मिलेंगी। ओके, इतना क्लियर है। तो यानी यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी। अब l की वैल्यू p के लिए कितनी है, p कोई सा भी हो, 2 का हो, तीसरे लेवल का हो 3p,
4p हो, 5p हो, 6p, 7p, कोई सा भी p हो, उस p के लिए L की वैल्यू मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो आप क्या कहेंगे? L इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है रेडियल नोड। ओके, रेडियल नोड क्या कहेगा आपका? n माइनस एल माइनस 1 कर दो, यानी 2 से 1 माइनस करके माइनस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? या तो आप इन दोनों को प्लस कर लो और इससे माइनस कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आएगा तो आपकी क्या हो जाएंगे? उतने ही नोड आपको मिल जाएंगे। 2p में कितने नोड हो? ओके, तो ये आपको वैल्यू बताएगा किसकी? रेडियल नोड की। वहीं पर आप किसकी बात करेंगे? एंगुलर नोड की बात करेंगे। एंगुलर नोड क्या बता रहा है आपको? कि जितने उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतने ही उसमें एंगुलर नोड पाए जाएंगे। यानी एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1, यानी एंगुलर नोड भी कितने होंगे? 1 होंगे। ओके, जबकि एस के केस में आपने क्या देखा था? एंगुलर नोड कितने आ रहे थे? 0 आ रहे थे। ये 2p की बात कर रहे हैं हम। अगर बात करेंगे 3p की, तो 3p में फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो वहां पर फिर आपके रेडियल नोड बढ़ जाएंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है या शेल की वैल्यू बढ़ रही है, उस हिसाब से या उस तरह से आपके रेडियल नोड्स बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एंगुलर नोड आपके सेम ही है। ओके, नोडल प्लेन क्या कहता है आपका? नोडल प्लेन कह रहा है एज द प्लेन्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी रीजन। प्लेन होगा ये एक, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा और उसके पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है। ओके, द नंबर ऑफ प्लेन्स इज इक्वल टू ऑल्सो एल, यानी जितनी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतने ही नोडल प्लेन पाए जाएंगे उस ऑर्बिट में। तो p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी इसमें नोडल प्लेन भी कितने पाए जाएंगे? एक ही नोडल प्लेन पाया जाएगा। समझिए, ये आपकी कोई ऑर्बिटल है। अगर हम इसे x एक्सिस मान रहे हैं तो ये ऑर्बिटल क्या होगी? px की होगी। ये px की ऑर्बिटल है, इसमें आपका एक प्लेन ऐसा होगा, एक तो ये x प्लेन हो गया, ये x प्लेन हो गया आपका, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये y प्लेन होगा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा प्लेन होगा जो क्या होगा? z प्लेन होगा। या आप क्या बोल सकते हो? ये x, ये y, और वो z प्लेन बाहर को निकल रहा होगा स्क्रीन की तरफ। समझ रहे हैं? तो 3 प्लेन हो गए आपके। आप क्या कहते हैं कि नोडल प्लेन एक प्लेन ही है जो इसके बीच में यहाँ कहीं पाया जाएगा। तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं, ठीक है? ये एक प्लेन है और ये नोडल प्लेन p के लिए, तो यानी p की ऑर्बिटल के लिए एक ही नोडल प्लेन माना जाएगा, और वो नोडल प्लेन क्या है? 0 प्रोबेबिलिटी रीजन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। ओके, तो इस प्रकार आपका वो नोडल प्लेन बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्बिटल है और कहां पर वो नोडल प्लेन पाया जाएगा। ठीक है, पहले जल्दी से ये नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप रेडियल नोड्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 और 1 2, और 2 से 2 को माइनस कर देंगे तो रेडियल नोड कितने हो गए आपके? 0 हो गए। यानी जब 2p की कोई ऑर्बिटल होगी तो उसमें कोई रेडियल नोड नहीं पाया जाएगा। ओके, और रेडियल नोड क्या कह रहा है आपका? रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स, द रेडियल नोड्स कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हाइल द एंगुलर नोड डिटरमाइंस द डायरेक्शन। ओके, इसकी बात हो रही है। तो यानी 2p में आपका कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, यानी आपका वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं 3p की।
3p की बात करेंगे, 3p में n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे हमने पहले 2p में देखा था, वहां 2 हो रहा था, यहाँ 3 हो गया, यानी ये तीसरी वाली शेल होगी जहां पर आपकी p की ऑर्बिटल है। अब इस 3p के लिए 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, 3px, 3py और 3pz, ये हो जाएंगी। l की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी 1। यहाँ पर आपको रेडियल नोड कैलकुलेट करना है, Rn लिख लेती हूँ मैं रेडियल नोड को, इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 3p सबशेल में या 3p की जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें आपका एक रेडियल नोड पाया जाएगा, और वो किस प्रकार होगा देखते हैं। अगर मैं px की बात करूं, ये आपकी px की ऑर्बिटल होगी, इस px की ऑर्बिटल में यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का रीजन है, इसमें बीच में कहीं यहाँ इस प्रकार से एक नोड पाया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0, एक ही नोड पाया जाएगा, वो एक नोड हमने यहाँ बना दिया। ये किसकी होगी, 3p के लिए होगी, ठीक है। ये अगर x एक्सिस पे है तो 3px होगी, ये y एक्सिस पे है तो 3py होगी, ये z एक्सिस पे है तो 3pz होगी। इतना आप समझ गए। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, एंगुलर नोड की, an, तो एंगुलर नोड का मतलब क्या है, जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, l की वैल्यू है, वही आपके एंगुलर नोड की वैल्यू है। तो l की वैल्यू कितनी है, 1, तो एंगुलर नोड इसमें क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, इसी प्रकार 4p को ले लीजिए, ऐसा ही होगा सेम 4p के लिए। 4p कितनी ऑर्बिटल आ जाएंगी, 3 ऑर्बिटल आ जाएंगी, 4px, 4py और 4pz। ओके, n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, l की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बात करते हैं रेडियल नोड की, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 और 4 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी कितने रेडियल नोड आ जाएंगे आपके, 2 रेडियल नोड आ जाएंगे। ओके, बनाते हैं p की ऑर्बिट, p का ऑर्बिटल है ये। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अब इनमें कितने, 2 रेडियल नोड पाए जाएंगे, एक रेडियल नोड ये हो गया, एक ही हो गया, इस प्रकार। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। एंगुलर नोड की बात करेंगे तो एंगुलर नोड पहले बार की तरह है 1। तो इस प्रकार रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होती है आपकी, थर्ड जो आपकी एनर्जी लेवल होता है या तीसरी जो शेल होती है वहां से शुरू होता है, जहां पर आप इसको क्या कहते हैं, 3d कहते हैं। और इसकी कितनी ऑर्बिटल बनेंगी, 5 बनेंगी, जो कि क्या क्या होंगी आपकी, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल बनेंगी। उन 5 ऑर्बिटल के हिसाब से आप क्या देखेंगे, इसका हम रेडियल नोड और एंगुलर नोड की बात करते हैं तो 3d के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। बात करते हैं l की, तो l की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाती है, इसके लिए l की वैल्यू हो जाती है 2, तो 2 हो गई। रेडियल नोड Rn इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, यानी 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 आ जाएगा। एंगुलर नोड की बात करेंगे, an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 2 है तो an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2, यानी एंगुलर नोड हो जाएंगे 2।
तो यानी कि जो 3D की ऑर्बिटल होंगी उसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं पाया जाएगा, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। अगर यहाँ पे 4D हो जाता है तो 4D के लिए फिर 1 आएगा, 5D के लिए फिर 2 आएंगे, इस तरह से आपके रेडियल नोड क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। हमने ऑर्बिटल्स की बात भी कर दी, नोडल प्लेन आप लोग समझ गए। जब P के लिए हमने एक नोडल प्लेन देखा था, वहीं पर जब D की बात करते हैं तो D के लिए आपके 2 नोडल प्लेन्स आते हैं। ओके, यानी ऐसे प्लेन होते हैं ऑर्बिट्स के बीच में आपकी, जब डबल डम्बल शेप के ऑर्बिटल बनेंगे कैसे होते हैं, अगर ये x और y है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो जब हम किसकी बात करते हैं, एक्स वाई की बात करते हैं, dxy, तो dxy में आपका क्या होता है, x और y के बीच में ऑर्बिटल बनती है इस प्रकार की, जिनको आप क्या कहते हैं, बिटवीन दी एक्सिस ऑर्बिटल। तो ये एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल, तो इन्हीं के बीच में क्या पाए जाते हैं, प्लेन पाए जाते हैं, ऐसे रीजन्स पाए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। तो जब डी की बात करेंगे तो डबल डम्बल शेप का है तो 2 प्लेन पाए जाते हैं, इसमें 2 क्या पाए जाएंगे, नोडल प्लेन्स पाए जाएंगे, यानी नोडल प्लेन्स यानी प्लेन्स ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी रीजन। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं ऑर्बिटल में ही आपका आता है, जैसे हमने 3p की बात की, उसमें 3 ऑर्बिटल थी आपकी, जिनको आपने क्या कहा, 3px कहा, 3py कहा और 3pz कहा। तो सारी 3 की ही थी, तीसरी शेल में पाई जा रही थी। तो जो एक ही समान एनर्जी के और शेप के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ओके, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, जिनकी एक समान ऊर्जा होती है, उनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। These orbitals are different, may have a different orientation in space around the atomic nucleus. क्या हो सकता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल तो होती हैं, सेम एनर्जी की होंगी, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है स्पेस में, न्यूक्लियस के चारों ओर। उससे क्या समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि ये अलग अलग एक्सिस पे हो सकती है। जैसे हमने क्या बोला, 3px, 3py और 3pz, हमने 3 ऑर्बिटल ले ली, तीनों सेम एनर्जी की होंगी, p की ही है, सेम शेल की है, तीसरी शेल की है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, ये अलग अलग एक्सिस पे पाई जाएंगी। जैसे कि 3px की बात कर रहे हैं तो वो x एक्सिस पे है, 3py की बात कर रहे हैं तो वो y एक्सिस पे है, और वहीं पर 3pz की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ है, z एक्सिस पर है। ओके, तो इतना समझ में आ गया, एनर्जी सेम हो सकती है लेकिन जो ओरिएंटेशन है उनका, जिस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो अलग अलग हो सकता है। ओके, बट पजेस द सेम एनर्जी, लेकिन उनकी एनर्जी क्या होगी, एक समान होगी, इसीलिए तो वो डीजेनरेट है। अगर उनकी एनर्जी अलग अलग होती तो उनको हम क्या कह देते, नॉन डीजेनरेट कहते। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। The degeneracy of p orbital remain unaffected in presence of external field, but degeneracy of f and d orbital can be broken by applying an external field to the system, or that may be either electric or magnetic field। तो क्या समझ में आता है कि जो p की ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी p की ऑर्बिटल्स हैं या p जो शेल है, अगर उसके आसपास आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी डीजेनरेसी बरकरार रहती है। डीजेनरेसी बरकरार रहने का मतलब क्या है, उन सब की एनर्जी सेम ही रहेगी। लेकिन अगर बात करेंगे f और d ऑर्बिटल की, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ले जाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उनको बाहर से दिया जाता है, तो उनकी डीजेनरेसी वहां पर टूट जाती है और वो कैसे हो जाते हैं, नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं। और नॉन डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि सबकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। समझ गए, यानी p ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी को बनाए रखता है अगर उसके बाहर एक्सटर्नल आपने कोई भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, लेकिन f और d ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेसी को तोड़ देते हैं अगर उनके बाहर से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है।
और p ऑर्बिटल के केस में आप क्या कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग आपने अप्लाई कर दिया है, बहुत ज्यादा मात्रा का अप्लाई किया गया है चुंबकीय क्षेत्र, तो उस केस में हो सकता है कि वो भी अपनी डीजेनरेसी को तोड़ दे और नॉन डीजेनरेट हो जाए। लेकिन नॉर्मल अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अप्लाई किए हैं तो उन केसेस में सिर्फ f और d ऑर्बिटल ही आपकी डीजेनरेसी को तोड़ेंगे। ओके, तो इतना समझ में आता है। फ्यू ऑर्बिटल विल पोजेस एन हायर एनर्जी एंड अदर लोअर एनर्जी। कुछ ही क्या होते हैं कि आपके हायर एनर्जी पर जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, लोअर एनर्जी पर ही जाते हैं। ये बात किसके लिए हो रही है, एफ और डी ऑर्बिटल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज अब अलग अलग हो जाएंगी ना जब वो उनको चुंबकीय क्षेत्र में या फिर विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा। द सिस्टम विल नो लॉन्गर हैव डीजेनरेसी। अब उस सिस्टम की में डीजेनरेसी नहीं रहेगी, वो क्या हो गया है, नॉन डीजेनरेट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल डी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हमने क्या बोला, p के पास कितनी ऑर्बिटल है, p के पास है 3 ऑर्बिटल। वो कौन कौन सी है, px, py और pz। यही है आपकी 3 ऑर्बिटल। इनको तुम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र दे दो या वैद्युत क्षेत्र दे दो, ये डीजेनरेट ही रहेंगे। डीजेनरेट का मतलब तीनों की एनर्जी एक समान, तीनों का शेप एक समान, तीनों ही क्या होती हैं, अलोंग द एक्सिस होती हैं। अलोंग द एक्सिस कैसे होती है, अगर बात करें px की तो ये x एक्सिस पे होती है, py की बात करें तो ये y एक्सिस पे होती है, pz की बात करें तो ये z एक्सिस पे होती है। तो तीनों ही अलोंग द एक्सिस होती है। अब किसकी बात करते हैं, d ऑर्बिटल की बात करते हैं। d ऑर्बिटल में आपकी कितनी ऑर्बिटल आती हैं, 5 ऑर्बिटल आती हैं, या आप क्या कहते हैं 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल आती है, जो कि क्या क्या है आपकी dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz। ये 5 ऑर्बिटल आ गई आपकी। ये 5 ऑर्बिटल क्या कहती है कि हमें अगर बाहर से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ मिला तो हम तो डीजेनरेसी छोड़ देंगे, हम नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी हमारी एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगी। अब ये जो है ये 3 आपकी क्या होती है, 3 जो होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस पाई जाती हैं। हमने जब इनका स्ट्रक्चर देखा था अलग अलग तो हमने क्या देखा था, dxy जो ऑर्बिटल होगी वो x और y प्लेन के बीच में होगी या उन दोनों एक्सिस के बीच में पाई जाएंगी। अगर बात करेंगे yz की तो वो y और z के बीच में पाई जाएंगी, अलोंग द एक्सिस होंगी और बिटवीन द एक्सिस होंगी, सॉरी, यानी एक्सिस के बीच में। dxy अगर बात करें ये x है ये y है तो यहाँ इस प्रकार होगी। ओके, yz की तो ये y प्लेन हो गया, ये z हो गया, तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार होगी। dzx की बात कर रहे हैं तो ये भी इसी प्रकार होंगी दोनों एक्सिस में। ओके, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी इसकी बात करें तो ये किस प्रकार होगी, ये एक्सिस के ऊपर बनी हुई होगी इस प्रकार। और ऐसा ही क्या कौन होता है, dz स्क्वायर भी होता है, जहां पर आप क्या देख रहे थे इस प्रकार से और फिर ऐसे स्फेरिकल शेप बीच में आता है, ये dz स्क्वायर हो गया। ओके, ये आपका xy, ये yz, ये zx, ये xy और ये z। ठीक है, इस तरह से आपके ऑर्बिटल पाई जाती हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अगर इनको बाहर से कुछ क्या मिला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो जो ये 3 है ये कौन सी हैं, ये आपकी है बिटवीन द एक्सिस वाली, इनको कहा जाता है T2G। और एक ये दोनों जो आपकी बची ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, ये क्या है आपकी EG, इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार d ऑर्बिटल आपकी डीजेनरेसी को छोड़कर नॉन डीजेनरेट हो जाता है। और नॉन डीजेनरेट क्या कहता है कि ये लगभग 3 तो लगभग समान शेप की होंगी, डबल डम्बल शेप है, और क्योंकि तीनों ही आपकी एक्सिस के बीच में पाई जा रही है, बिटवीन द एक्सिस आप इन्हें कह रहे हैं, और वहीं 2 क्या होती हैं, अलोंग द एक्सिस होती हैं, यानी एक्सिस पे पाई जाती हैं, और दोनों EG में आती हैं, वही T2G में आपके कितनी आएंगी, 3 आएंगी।
और इनकी एनर्जीज में भी क्या देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। जब हम डी ऑर्बिटल पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि ये चार लगभग, जो ऊपर के पहले चार हैं, लगभग समान एनर्जीज के होते हैं, समान शेप इनका होता है। तो वहां पर भी हमने एकदम से ये नहीं कहा था कि सिमिलर होंगे, हम क्या कहते हैं कि लगभग समान होंगे। और वो लगभग समान जो थे वो बाद में क्या हो गए, एकदम से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने की वजह से क्या हो गए, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में टूट गए। ओके, और वहीं पर आप क्या कहते हैं कि ये शेप के अकॉर्डिंग भी आपका अलग अलग बन जाते हैं। तो एक आपके T2G में बन जाएगी, तो T2G में 3 आ गए और EG में कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि Px, Py, Pz हैव 3-fold डीजनरेट है तीनों, और वहीं d ऑर्बिटल्स जो कि क्या है आपका 5-fold डीजनरेट। 5-fold डीजनरेट का मतलब क्या है, इसकी 5 ऑर्बिटल्स बन रही है। ओके, और आपके P की कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो F का केस भी इसी प्रकार होता है, जिस प्रकार D का हुआ, उसमें कितने 7 फोल्ड्स आते हैं, मतलब 7 ऑर्बिटल बनती हैं। और वो तो पहले से ही डिफ्यूज्ड है, उसकी शेप, जब हम उसकी शेप की बात कर रहे थे डिफ्यूज था, और वो भी क्या हो जाता है, नॉन डीजनरेट हो जाता है जब किस में आता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बात करते हैं इसी डी ऑर्बिटल की। इसमें क्या 5 एल की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 2 होती है आपकी। और ml की वैल्यू कितनी होती है, ml की वैल्यू होती है 5। कहाँ से लेकर, -2 से लेकर +2 तक। अब -2 से लेकर +2 तक क्या हो जाएंगी, -2, -1, 0, +1, +2, ये 5 हो जाएंगी। ठीक है, यानी 5 वैल्यू आ रही है किसकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या की, यानी 5 ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको आप क्या कह रहे हैं, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, ये 5 ऑर्बिटल बन गई, और इनमें आपका इलेक्ट्रॉन पहले एक जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन करके फिलिंग होगी, फिर दोबारा से उल्टा स्पिन होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। वो आप नेक्स्ट जो आपके रूल्स आएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उनमें पढ़ें। ठीक है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से 5 वैल्यू आ रही है चुंबकीय क्वांटम नंबर की, और उनके हिसाब से 5 आपकी डीजनरेट ऑर्बिटल बनी, जिनको चुंबकीय क्षेत्र या आपका विद्युत क्षेत्र मिला। उसके बाद वो नॉन डीजनरेट हो गई, और किस प्रकार टूटी, T2G और EG में टूटी। T2G में आपकी 3 ऑर्बिटल आ गई, 2 ऑर्बिटल आपकी किस में आ गई, EG में आ गई। ये देखिए, तो ये आपकी एनर्जीज का है, और इधर आपकी क्या बताई गई है, अलग अलग शेल बताई गई है, फर्स्ट, 1, सेकेंड, थर्ड, ये बताई गई है। 2 के लिए, 2s के लिए आपका 1s 2s, इनमें एक ही ऑर्बिटल होती है, क्योंकि तो डीजनरेट नहीं है, क्योंकि सेम, वहां पर क्या कहा जा रहा है कि सेम एनर्जी की ऑर्बिटल होंगी, जो कि एक ही सब शेल की होंगी। तो इसमें क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके लिए डीजनरेट ऑर्बिटल दूसरी है ही नहीं। ओके, बात करते हैं p की। तो जैसे 2p की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होंगी यहाँ पे, जो कि क्या होंगी आपकी 2px, 2py और 2pz होंगी। तीसरा क्या है आपका 3p है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 3px, 3py और 3pz हो जाएंगी। और आप क्या देख रहे हैं, जब बात एनर्जी की हो रही है तो तीनों ही सेम एनर्जी में पाई जा रही है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, सेम एनर्जी में। यहाँ पर भी पहला, दूसरा, तीसरा सेम एनर्जी में। लेकिन इनको कंपेयर करेंगे अगर, तो ये ज्यादा एनर्जी पर हैं 3px एज कंपेयर टू 2px, तो ये डीजनरेट नहीं होंगी। यानी डीजनरेट ऑर्बिटल होने के लिए आपको सेम सब शेल का होना पड़ेगा, और आपको सेम एनर्जी लेवल पर होना पड़ेगा। ओके, तो सब शेल तो इस केस में भी सेम ही है, क्योंकि पी का है, ये भी पी का है, लेकिन एनर्जी भी सेम होनी पड़ेगी। और आप दूसरा, इस 3p को आप 3d से कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर सब शेल भी सेम होनी चाहिए, यानी ये p का है तो दूसरा भी p का ही होगा। अब 3d की बात करें तो ये सारी आपकी क्या है, सेम एनर्जी पर है, ऊपर नीचे नहीं है, ग्राफ है ये एक, तो ये सेम एनर्जी पर है, मतलब सारी क्या है, डीजनरेट है। और क्या क्या है, 3d की xy, 3d yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर - y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर।
ये 5 है। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, T2G और EG। ओके, यानी इनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने किसके बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। तो होपफुली आपको SPDF की सारी ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं पर हमने डीजेनरेसी और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात की, वो भी आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप आने वाले सेशंस में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।